आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी थी, जहां भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है, जो उस नगरी को कंठहार की तरह सुशोभित करती थी। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था, जिसका नाम प्रताप मुकुट था। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नामक एक पुत्र था, जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई देता है, जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राजकन्या वहां आती है और सरोवर में स्नान करने लगती है। राजकन्या के सुंदर रूप को देखकर वज्र मुकुट उस पर मोहित हो जाता है। राजकन्या ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। राजकुमार वज्र मुकुट अभी उस राजकन्या के बारे में जानने सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम धाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, अंतपत्र से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब ना समझा सका था, परंतु उसके बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उन इशारों का मतलब समझ लिया था और मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहता है, जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राजकन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटकर वह बहुत उदास हो जाता है। जब से वह शिकार से लौटा था, तब से उसकी दशा जलबिन मछली की भांति हो रही थी। उस राजकन्या के वियोग में उसका खाना पना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछता है। तब राजकुमार से बुद्धि शरीर कहता है कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार अधीरता से कहता है, उसका ना तो नाम धाम मालूम है और ना जिसके कुल का कोई पता है, वह भला कैसे मिल सकती है। फिर तुम से जो कुछ बताया था, क्या उन्हें तुमने नहीं देखा था? उसने कानों पर अपना मुंह रखकर बताता है कि वह राजा करोतपल के राज्य में रहती है। दांतों को खर्च कर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंत वैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया था और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में संगीत करणोदयी, संगीत है दंत वैद्य, उस पर अपनी जान छिड़क है। मंत्रीपुत्र ने आगे बताया कि मित्र, यह सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसके उन इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्रीपुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन आखेट का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ता है। राह में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ देता है और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ जाता है। राजा करोतपल के राज्य में पहुंचकर उसने दंत वैद्य की खोज करता है और उसका घर देख लेता है। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश करते हैं। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध देते हैं। फिर राजकुमार के सामने ही उसने वृद्धा से कहा, हे मां, था क्या आप संग्राम वर्धन नाम के किसी दंत वैद्य को जानती है? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हां, मैं जानती हूं, मैं उनकी नौकरानी हूं। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो जाता है, किंतु महाबुद्धिमान मंत्रीपुत्र ने उससे एकांत में ले जाकर कहता है, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। यह रातें मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर मंत्रीपुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में जाता है और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेचा है।
उससे मिले धन से उसने बुढ़िया से उत्तम भोजन तैयार करवाता है और उस वृद्धा के साथ ही भोजन करते हैं। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज देते हैं। बुढ़िया उत्तम भोजन में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो जाती है। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया कि आज मैं यहां से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही, तब उसने स्वयं ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद सीधी यहां चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेज देते हैं। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंचती है तो राजकुमार बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार करती है और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराती है। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रहती है। शाम को जब बुढ़िया घर लौटने के लिए तैयार होती है तभी उसे बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई देता है। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचल हुआ भागा जा रहा है। बाहर से मनुष्यों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ती है। तब पद्मावती उस बुढ़िया से कहती है, मैं राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूं। उसके बाद पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहां से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासिया द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती है। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आती है और सारी बातें ज्यों की त्यों राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता देती है। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्तिपूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी उस प्रिय के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार वैसा ही करता है। बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह 4 दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच जाता है। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी पर बैठ जाता है। वहां ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखे कई दासियां खड़ी थी। यही राजकुमार पीढ़ी पर बैठता है। उसी समय दासिया रस्सी ऊपर खींच लेती है और वह खिड़की की राह से अपनी प्रिया के पास जा पहुंचता है। मंत्री पुत्र ने अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट जाता। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।